चलो इस सेशन में हम लोग शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इंक्लूडिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यहाँ पे हम फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे और उसका फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे जिसका सिंगल एंट्री का मतलब सिंगल एंट्री, यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को हम सिंगल एंट्री भी बोलते हैं कि मतलब जो हमारे पास एंटिटी है जिसका हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे बुक्स नहीं मेंटेन कर रहा, उसे डेबिट क्रेडिट के बारे में पता नहीं है, तो इसीलिए उसके रिकॉर्ड्स को हम नाम दे रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हम बनाएंगे ही। फाइनल अकाउंट्स में बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम है, जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, उसमें इनकम्प्लीट का मतलब है हमारे पास ना फिगर्स मिसिंग है, क्योंकि जो हमारा क्लाइंट है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो नहीं करता, तो कुछ ना कुछ उसकी फिगर्स मिसिंग है। लाइक हमारे पास सेल्स की फिगर पता नहीं चल रही है तो हम उसको डेटर्स अकाउंट से निकाल लेंगे। हमारे पास परचेज की फिगर नहीं पता चल रही है तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट से निकाल लेंगे, परचेज अकाउंट से निकाल देंगे। हमारे पास जीपीएनपी पता नहीं चल रहा है तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स के फॉर्मूला से निकाल देंगे। हमें ये नहीं पता चल रहा है कितनी इन्वेंट्री स्टॉल हो गई, कितनी इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो गई, तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास कैश की सेल्स का मैच नहीं कर रहा, फिगर कहाँ आया, तो इसका मतलब इन सिंगल एंट्री हमें कई सारी मिसिंग फिगर निकालनी पड़ सकती हैं, बहुत सारी मिसिंग फिगर हमें निकालनी होगी। इसी चैप्टर का नाम है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब जैसे ये बता रहा है सर्कमस्टांसेस अंडर विच लीड टू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कैसे कैसे आ सकता है। पहली बात, जो एंटिटी है, जो ट्रेडर है, वो मेंटेन ही नहीं करता बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, किसमें, डबल एंट्री सिस्टम में वो मेंटेन ही नहीं करता, ये रीजन है। दूसरा, वो मेंटेन जहाँ पे किसी एक्सीडेंट की वजह से या कोई इंसिडेंस की वजह से उसके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है ना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है डिस्ट्रॉय हो गए, या उसके ऑफिस में कोई ऐसी कंटिजेंसी हो गई जिसकी वजह से उसके रिकॉर्ड्स को पता कर पाना मुश्किल है, दैट इज वाई हम उसके रिकॉर्ड्स को क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब ये मार्कअप एंड मार्जिन का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। मार्कअप मार्जिन का मतलब है मार्कअप इज ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, while margin is gross profit as a percentage on sale. Markup and margin can both be used to calculate cost of sale, gross profit and sale for an accounting period. अब सिंपल है, यहाँ पे कोई टर्म को हम इतना वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, मार्कअप का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे। अगर किसी चीज पे हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम ये बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर उस पे प्रॉफिट परसेंटेज इतना है, कॉस्ट पे इतना है ना। और कभी कभी हम बोलते हैं सेल पे इतना है, जैसे मैं बोलूं मैंने तुम्हारी जो फीस चार्ज की है उस पे मैं इतना परसेंट प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, मतलब तुमसे जो फीस ले रहा हूं मैं, उस सेलिंग प्राइस, मतलब तुम्हारी जो फीस है वो मेरे लिए हो गई सेल प्राइस। तो कभी कभी मैं प्रॉफिट बताऊंगा ऑन योर फीस, दैट इज ऑन सेल। ठीक है ना, कभी कभी बताऊंगा कि मुझे पढ़ाने की कॉस्टिंग इतनी लग जाती है, मैं उस पर प्रॉफिट ऐड करूंगा इतना, फिर मैं कभी कभी मतलब कॉस्टिंग पे प्रॉफिट बताऊंगा। कभी कभी मैं कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड करके बताऊंगा, कभी कभी मैं कस्टमर को ये बताऊंगा कि जो मेरा सेल प्राइस है उस पे इतना कॉस्ट, इस पर इतना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं कॉस्ट पे प्रॉफिट परसेंटेज बताता हूं तो मार्कअप है, अगर मैं सेल में प्रॉफिट मार्जिन बता रहा हूं कि मैं सेल में कितना कमा रहा हूं तो वो क्या है, मार्कअप। ठीक है, क्लियर, बोलो। हाँ, मार्जिन मतलब सेल्स पे प्रॉफिट, मार्कअप मतलब कॉस्ट पे प्रॉफिट। ठीक है, ओके। कंट्रोल अकाउंट्स वही हो सकते हैं, मतलब कंट्रोल मतलब जिससे मिसिंग फिगर हम निकालेंगे वही हमारे कंट्रोल अकाउंट है। कैश अकाउंट बनाना पड़ सकता है, बैंक अकाउंट बनाना पड़ सकता है, रिसीवल अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं, पेबल्स अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं, ये सब चीजें क्या है हमारे लिए, कंट्रोल अकाउंट्स। ठीक है, अब जैसे ये है, देखो ये तो हमने पहले भी कर रखा है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे कह रहा है मिस्टर हर्ष डज नॉट कीप फुल अकाउंटिंग बट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंडेड इतना। अब इसकी कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, इसके कुछ रिकॉर्ड्स हो गए हैं। कैश परचेज है, कैश पेड फॉर द गुड्स है, ट्रेड रिसीवल ओपनिंग, ट्रेड रिसीवल क्लोजिंग। तो यहाँ पे निकालना क्या है, व्हाट शुड बी द फिगर ऑफ परचेज इन दैट ईयर। परचेज बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, ये बैलेंसिंग बीडी
ठीक है ना। ये जनवरी का ओपनिंग बैलेंस, दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस, हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि हमने कितना कैश पे किया क्रेडिटर्स को, तो ये हमारे पास डेबिट साइड आ जाएगा। जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, क्रेडिट परचेज ऑफ दिस साइड। इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, किसका, कैश परचेज का ट्रीटमेंट यहां नहीं होगा पेबल्स अकाउंट में। क्लियर, आता समझो, कॉपी में समझाऊं। इलस्ट्रेशन एग्जांपल नंबर 3, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास फॉलोइंग डिटेल रिलेट टू कंपनी, कंपनी का प्रीपेड का बैलेंस, ओपनिंग का प्रीपेड बैलेंस है, कंपनी ने पेमेंट इतनी करी ड्यूरिंग द ईयर और कंपनी का क्लोजिंग प्रीपेड इतना है। तो प्रीपेड क्योंकि हमारे लिए असेट्स है तो इसका बैलेंस बीडी इस तरफ आएगा डेबिट साइड, इसका बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड आएगा। ड्यूरिंग द ईयर हमने पेमेंट करी कितना, यानी हमने प्रीपेड को और बढ़ाया तो ये हो गया 9300 ड्यूरिंग द ईयर का। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि द चार्ज ऑफ रेंट स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में ड्यूरिंग द ईयर का रेंट कितना होगा, 9000। ये सब मिसिंग फिगर्स हैं, यानी ये जो रफ स्टेटमेंट बनती है उसे हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। हमारा जो क्लाइंट है वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे अकाउंट्स बनाता है, हम उसको लेजर शेप में देके एक अकाउंटिंग प्रॉपर फॉर्मेट में देंगे, उसकी हम मिसिंग फिगर को कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोविजंस एंड लाइबिलिटीज। प्रोविजंस एंड लाइबिलिटीज, अभी तक देखो जो छोटे छोटे टॉपिक थे उसमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, बट फिर भी अभी हमने 10 मिनट के अंदर अंदर क्या क्या टॉपिक देख लिए। एक तो हमने सिंगल एंट्री को देखा, सिंगल एंट्री सिस्टम में कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हुई, है ना, सिंपल मिसिंग फिगर है, राइट। उसके बाद हमारे पास, हाँ, मेन इसमें जो था मार्जिन मेकअप आ गया, हमने समझ लिया कि एक प्रॉफिट की बात करता है और एक किस पे बात करता है, कॉस्ट पे। ठीक है, अब हमारे पास आता है टॉपिक क्या, प्रोविजंस एंड लाइबिलिटीज। अब इसमें क्या फर्क है, प्रोविजंस एंड लाइबिलिटीज, हाँ हाँ तो सुन तो लो। हम्म, हमारे पास प्रोविजंस हैं और लाइबिलिटीज हैं। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज तो हमें पता है, लाइबिलिटीज आर दी ऑब्लिगेशन विच नीड टू बी फुलफिल इन नियर फ्यूचर, वो हमारी लाइबिलिटीज है। बट लाइबिलिटीज पहले क्या बनती है, प्रोविजंस। प्रोविजंस जो है एक फर्स्ट स्टेप्स है टुवर्ड्स दी लाइबिलिटी। जैसे प्रोविजन किसका हो सकता है, प्रोविजंस हम बना सकते हैं किसी भी फ्यूचर में होने वाली इवेंट्स का, जो हमारे लिए इनफ्लो भी हो सकती है, आउटफ्लो भी हो सकती है। अब क्योंकि हमें जो है फ्यूचर में प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने की प्रिंसिपल कोई नहीं बताता, इसीलिए हम फ्यूचर में लाइबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करने की बात करते हैं। जैसे फ्यूचर में मुझे लगता है कि मेरे डेटर्स डूब जाएंगे, मुझे इतने परसेंट की फीस नहीं मिलेगी, तो आई विल मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्लियर, ठीक है। दूसरा, मुझे प्रोविजंस है, मुझे ऐसी सर्टेनिटी लगती है कि फ्यूचर में मेरी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो मेरी कम हो जाएगी। जहां पे मैं सोचता हूँ मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, मुझे लगता है कि मुझे फ्यूचर में इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो आई विल मेक अ प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो प्रोविजंस क्या है, जो मेरी पास्ट इवेंट पे करंट की प्रेडिक्टेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, दैट मे हैपन और दैट मे नॉट हैपन, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोविजंस। ठीक है, अब इसकी मीनिंग देखते हैं। लायबिलिटी तो क्लियर है, क्या, लायबिलिटी हमारी प्रेजेंट की ऑब्लिगेशन है जो एंटिटी ने क्रिएट की है, ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट में हमने कुछ ऐसी इवेंट किया है जिसकी वजह से हमारी करंट में ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई। बट प्रोविजंस क्या है, लायबिलिटी तो है बट अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट, अभी उसका होना ना होना अभी फिक्स नहीं है, बट हमने उसको प्रोविजनली क्रिएट कर लिया है। ठीक है, बोलो। हाँ, अब प्रोविजन का एक बार रिकॉग्निशन देखते हैं कि हम प्रोविजन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। एंट्री तो क्या हो जाएगी, किसी भी एक्सपेंस का प्रोविजन अगर हम बनाते हैं तो एंट्री वुड बी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। सपोज मुझे अभी रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं,
मैं फ्यूचर में प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं कि मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मुझे नियर फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ जाए। तो ये अब टॉपिक हमें बता रहा है रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे। तो ये कहता है प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट एंड टाइमिंग। प्रोविजन आप तभी बनाएंगे जब आपको किसी लायबिलिटी की अनसर्टेनिटी में डाउट, मतलब सर्टेनिटी में डाउट होगा, यानी अनसर्टेनिटी है वहां। ओके, ओके, रिकॉग्नाइज कब करोगे उसको, कब आप शो करोगे। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी क्रिएट हो गई। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लीगल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, हैज अराइजन एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट। पेमेंट इज प्रोबेबल, हो सकता है मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ जाए, एंड द अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो चुकी है, पेमेंट देनी पड़ सकती है या पेमेंट रुक सकती है, और पैसा खर्च होने की अमाउंट कैन बी, उसको भी मेजर किया जा सकता है। देन आई विल रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन। क्लियर। बस ये थियोरेटिकली है और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। लायबिलिटीज फिर से डेफिनेशन आती है। लायबिलिटीज की हम बात करते हैं तो लायबिलिटीज ऑफ टू टाइप्स हमने पढ़ा था। एक करंट, सॉरी, लायबिलिटी हमारी दो टाइप की हो सकती है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज वो हैं जो ड्यू और पे हो जाएंगी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नॉन करंट लायबिलिटीज वो हैं जो ड्यू और पे होंगी मोर देन पीरियड ऑफ 1 ईयर। राइट। लायबिलिटीज क्या है हमने पढ़ लिया। लायबिलिटी हमारी अभी की ऑब्लिगेशन है जो हमने क्रिएट करी अपनी एक पास्ट इवेंट की वजह से, है ना। एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, अ लोन इज ऑफन रीपेड इन इंस्टॉलमेंट विद ईच इंस्टॉलमेंट कंसिस्टिंग पार्टली of capital repayment, partly interest payment. The capital element reduces the balance of the loan in the statement of financial position, wherein इंटरेस्ट एलिमेंट इज चार्ज टू एसओपीएल। अब ये कह रहा है कि जो लोन का अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है, वो आपकी लायबिलिटी है, लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर जो आप इंटरेस्ट की अमाउंट पे करते हो वो आपका नॉर्मल एक्सपेंस है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे प्रोविजन का एग्जांपल देखते हैं। अ बिजनेस सेल faulty goods to a customer and the customer makes a claim for damages. The case will not be heard in several months and it is probable but not certain that the business will be liable. In addition, the actual amount payable depend on negotiation between the lawyers. In this situation, the business provide for the probable liability, recognize the provision for the estimation amount of the damages. अगर किसी कोर्ट कचहरी हमारा केस चलता है और वहां पे हमें लगता है कि वी में लूज द केस, चाहे भले उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जीतने की, बट स्टिल फॉर द टाइम बिंग हम प्रोविजन बनाएंगे कि इतना अमाउंट हमें पे करना पड़ सकता है अगर कस्टमर केस जीत गया। क्लियर, बोलो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक सिनेरियो के केस में प्रोविजन शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। कब प्रोविजन शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस? कब? जब द बिजनेस हैज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। द बिजनेस हैज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो बिल्कुल नहीं। एफएस मस्ट शो पोजीशन एज एट एसओएफपी डेट बट डज इट सॉरी बट नॉट इट्स फ्यूचर पोजीशन। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको हम शो कर रहे हैं एसओपीएस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट, बट नॉट इट्स फ्यूचर पोजीशन। मुझे उसमें फ्यूचर में लगता नहीं कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी अराइज होगी। एंड इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर लॉसेस इंडिकेट दैट सर्टेन असेट्स आर इम्पेयर्ड, ये एक तरीके से IAS 36 बोलता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी एसेट्स पे फ्यूचर का लॉस हो सकता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर लॉसेस इंडिकेट दैट सर्टेन एसेट्स आर इम्पेयर। तो इम्पेयरेबिलिटी का, इम्पेयर मतलब एसेट्स की गिरावट का, हम कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे। ठीक है। एसेट्स की वैल्यू के डिमिनिशन होने का, फिक्स्ड एसेट्स डेप्रीसिएशन का, क्योंकि उसके लिए प्रोविजन डेप्रीसिएशन का रखा गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑनेरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिससे हम करके पछता रहे हैं। मतलब onerous contract is a contract which are unavoidable cost of fulfilling the terms of contract. Any revenue expected to be received under it and company would have to compensate the other party if it did not fulfill the, मतलब हमने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसकी जो कॉस्ट है
वो बहुत ज्यादा है उसकी होने वाली फ्यूचर रेवेन्यू से। अब क्या करूं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, बट मेरे लिए वो रद्द कॉन्ट्रैक्ट, घटिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसे बोलते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? मैंने एक ऐसी क्लास का असाइनमेंट ले लिया, बोल दिया हाँ मैं पढ़ा दूंगा, बट उसमें इतनी एनर्जी मेरी लगती है और मैं पर मंथ पर आर का अमाउंट बढ़ा नहीं पा रहा हूं, तो वो मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट जो बन गया वो कौन सा बन गया, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अप्रूव, हाँ हाँ, परफॉर्म करने की उल्टा लायबिलिटी और बन गई, कभी मैंने उसको इनकम बुक किया। A provision should be created for the present obligation under the contract based on the unavoidable cost, the lower of fulfilling the contract or compensation for termination. अब मुझे नया प्रोविजन बनाना पड़ेगा कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ना करूं तो कितना खर्च होगा, और अगर मैं तोड़ दूं बीच में तो मुझे कंपनसेशन कितना देना पड़ेगा। मैंने कौन सी गलती कर दी? क्लियर? नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पार्ट क्या कहता है, देखो अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम किस तरीके से प्रोविजन को दिखाएंगे। लायबिलिटीज में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में कैपिटल के बाद या तो नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में अगर हमारा प्रोविजन लॉन्ग टर्म का है तो उसकी अलग से हेडिंग आती है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और करंट लायबिलिटी में भी आता है अगर वो प्रोविजन शॉर्ट टर्म नेचर का है। तो जैसे जैसे मैंने प्रॉफिट लॉस बनाया, मेरा ईयर एंड हो गया और मुझे लगता है कि आई विल हैव टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, तो टैक्स मैं तुरंत पे नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अकाउंटेंट से बोल रहा हूं कि कितना प्रॉफिट हमें आया है और उस प्रॉफिट पे आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करके बताओ कितना टैक्स पेबल बनता है। तो ये जो टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट हुई है जो मुझे नियर फ्यूचर में दे देनी है, प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ और विद इन डेज, तो दैट इज माय शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बट मैंने एम्प्लॉइज अपने पास रखे हुए हैं, मुझे उनकी ग्रेचुटी पे करनी है फ्यूचर में, मुझे उनको पेंशन देनी है, मुझे उनका पीएफ का पैसा वापस करना है, ये मेरे लिए इन चीजों की जो कैलकुलेशन है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। क्लियर? बोलो। क्वेश्चन इज सेइंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी का कहता है, कैन वी मेक अ प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। मुझे कोई फ्यूचर में खर्चा करना है तो क्या मैं उसका प्रोविजन बना के चलूं, किसका, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। तो क्या कह रहा है, नो, सिंपली बिकॉज दे डू नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, दिस प्रोविजन इज मेड बेस्ड ऑन द इंटेंशन रादर देन ऑब्लिगेशन, द डायरेक्टर कैन चेंज देयर माइंड एंड नॉट कैरी आउट द वर्क। अरे भाई रिपेयर कराना जरूरी थोड़ी है, हो सकता है हम उसकी नया सेट ले ले, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी है, वी मे टेक अनदर डिसीजन। इन एडिशन द इंटेंडेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेट टू फ्यूचर इवेंट नॉट पास्ट इवेंट। दूसरा, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो फ्यूचर में होगी, उसका कोई पास्ट से लिंक नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्या वारंटी का प्रोविजन बना सकते हैं? बिल्कुल बनाएंगे। अरे आपने सेल किया आज, कस्टमर क्लेम करेगा कल, और आपने उसको बोला इसके लिए वारंटी है, आपने सेल बढ़ाई है, तो डेफिनेटली यस। वारंटी आर ऑफन गिवन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलिंग बिजनेसेस, इट इज ईदर एन एक्सपेंस और implied obligation to make goods or replace faulty product. The company is then obliged to carry out repair work if product break within the certain period of time. Clear? Yes. Now question, ये questions theory, oh this is now FA2 यहाँ पे हमने खत्म कर लिया। FA2 हमारा ACCA का यहाँ पे बुक जो है सेकंड खत्म हो गई। वी हैव कंप्लीटेड 2 to 9 पेजेस here, right? नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ पार्टनरशिप देखो, जितने क्वेश्चन पॉसिबल है हम लोग करते हैं। फर्स्ट, V and R in a partnership sharing profit and losses in the ratio. Business maintain current accounts and fixed capital accounts. अलग अलग कैपिटल है, ध्यान रखना। In last year प्रॉफिट इतना था, R entitled annual salary इतना, during the year V and R made cash drawings इतना। तो क्या करना है, नोट इन एग्जाम ऑल क्वेश्चन विल बी इंडिपेंडेंट एंड नॉट, तो व्हाट द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, व्हाट इज वी शेयर ऑफ प्रॉफिट, जल्दी से निकाल देते हैं। वी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा, देखो मैं बताता हूँ। प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दो, उनकी कैपिटल, उनकी सैलरी, देन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो करो।
क्या? सी ऑप्शन गलत है, इधर देखो। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 27,800। ठीक है, इसमें से सैलरी कितनी मिलती है रॉबर्ट को? 3800 सैलरी मिलती है, पहले बोलो। ये माइनस हो जाएगा। फिर हमें किसका शेयर निकालना है? वी का ना, तो 3/5 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 44,400 सही आंसर है, डी सी। ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ मुझे लगा 2/5 होगा। करेक्ट। हम न्यूमेरिकली करेंगे, थ्योरी नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट ये वाला, A and D are partnership sharing profit and losses in the ratio. Under the term of partner agreement, David is entitled salary. The partnership profit, sorry, partnership statement of profit or loss इतना reported profit. What is Albert? बहुत जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, बिना टाइम वेस्ट किए। $4,800 ना? हाँ करेक्ट। हाँ चेक जल्दी से कर लो, वरना आगे करो। और चलो नेक्स्ट करें इसको। करती जाओ, जहाँ पे डाउट है उस क्वेश्चन को पूछ लेना, ठीक है। अपना कैल्सी पेन वगैरह सब रखो, जहाँ पे डाउट है पूछो। क्या? किसका बैलेंस 24,000? हाँ, करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, तो क्रेडिट ही होना चाहिए, सही है। कितना? चेक करो आंसर। क्वेश्चन करते जाओ, आंसर चेक करते जाओ, जहां पे आंसर मिसमैच हो तो पूछो कहां पे गड़बड़ हो गई। सही है। नेक्स्ट। हाँ तो प्रैक्टिस अगर चैप्टर के साथ करोगी तो सही आएंगे ना। गलती क्या होती थी, हम चैप्टर कर चुके 2 महीने पहले, अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिल्कुल माइंड से निकल जाएगा। तो सबसे यही तरीका है, चैप्टर और देन क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ज्यादा करने, चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट कम। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, फिर करेंगे। पहले पढ़ लो इसको, इसमें हो सकता है लॉन्ग वर्किंग नोट बनाना पड़े।
बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 401 है ना? 401 क्या कह रहा है? Question is saying Hub Design has three partner MJA. The three partner share profit equally. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलती है 5%। जैनी पार्टनरशिप को सैलरी मिलती है इतना। पार्टनर्स अकाउंट बैलेंस ये दिया हुआ। पार्टनर्स अकाउंट बैलेंस मतलब कैपिटल का अलग, करंट का अलग और ड्राइंग्स अलग। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेस। कोई इंटरेस्ट ऑन पेड नहीं होता करंट में, सेविंग पे मिलेगा हमको इस कैपिटल पे। नेट प्रॉफिट फर्म का इतना था। अब क्वेश्चन पहला क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी sorry what will the statement of financial position 31st show their total owners equity? मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनकी जो क्लोजिंग कैपिटल होगी तीनों की, उनकी जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वो पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? इनकी क्लोजिंग कैपिटल। Question is saying what will the statement of financial position closing date show their total ओनर्स इक्विटी, मतलब उनकी कैपिटल का टोटल बैलेंस हमसे पूछा जा रहा है। उनकी कैपिटल का टोटल बैलेंस पूछा जा रहा है। तो बताओ, अगर कैपिटल फिक्स है, अगर कैपिटल फिक्स है तो उसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो प्रॉफिट मिलेगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, वो सब कहाँ जाएगा? करंट में। तो आंसर चेक करो, आंसर क्या होगा? यही होगा 20, 15, 40, 17। इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। इसमें मिस्टेक हो गई, मिस्टेक ठीक करो। इसमें सिंपल ये करेंगे हम, इनकी जो कैपिटल है दोनों को जोड़ के, इनकी ड्राइंग्स को माइनस करके प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। यही होगा। क्या हो जाएगा? 75 इनकी टोटल कैपिटल प्लस 290 का करंट अकाउंट का कैपिटल माइनस इनकी ड्राइंग्स और प्लस हो गया जो इन्होंने करंट ईयर में प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है? हाँ, हेलो। 401 क्लियर हो गया हमारे पास। 402 देखो क्या कहता है। 402 कह रहा है व्हाट, हाँ 401 दोबारा समझा रहा हूँ। 401 में हमने क्या मिस्टेक की थी? 401 में ये कह रहा है टोटल कैपिटल का बैलेंस क्या होगा। टोटल कैपिटल बोले तो करंट प्लस कैपिटल। तो शॉर्टकट तरीके से इसमें सॉल्व किया हुआ है, वही ठीक है। दोनों कैपिटल को जोड़ लो, करंट को कैपिटल को, ड्रॉइंग्स को माइनस कर दो, प्रॉफिट को जोड़ दो, यही आपकी टोटल कैपिटल होगी। समझ में आया? दोनों कैपिटल को जोड़ दो, करंट कैपिटल को, ड्राइंग्स को माइनस कर दो और प्रॉफिट को जोड़ दो, ये फर्म की टोटल कैपिटल आएगी क्लोजिंग। ठीक है? अब ये आसान है। व्हाट विल ईच पार्टनर रिसीव शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट? तो फर्म का प्रॉफिट कितना है? 170। 170 में क्या माइनस कर दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या माइनस कर दो? सैलरी। जो प्रॉफिट आएगा उसका 1/3 सबको मिल जाएगा, 1/3। ठीक है? तो 170 माइनस 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ 75, क्योंकि तीनों कैपिटल 75 है। करंट का मत लेना, फिक्स कैपिटल का लेना। तो 75% का 5% माइनस कर देंगे और सैलरी माइनस कर देंगे। जो प्रॉफिट बचेगा और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा उसका 1/3। ठीक है? क्लियर? 402 व्हाट टोटल प्रॉफिट विल जे रिसीव फॉर द ईयर? तो आसान है, ये तो आसान है। जे को कितना मिलेगा? ऊपर हमने क्या निकाला था? व्हाट विल ईच पार्टनर रिसीव, और यहाँ पे व्हाट टोटल प्रॉफिट विल जे रिसीव फॉर द ईयर एंडेड। तो जे को क्या मिलेगा? ऊपर जो प्रॉफिट आएगा वो, प्लस जे को अलग से कुछ मिला है क्या? जे को सैलरी मिली है, सैलरी को वो जोड़ दो बस। जे को टोटल कितना मिला ये पूछ रहा है वो। बोलो। तो 402 भी इस तरीके से हम निकाल देंगे। 403 में क्या बोल रहा है? व्हाट टोटल प्रॉफिट, जे को मैंने बताया उसका जो प्रॉफिट है उसमें सैलरी और जोड़ दो, ये हो जाएगा। 404 में क्या पूछ रहा है? 404 में देखो कितने पार्टनर थे हमारे पास, ये। तो 403 तक ही इसका लिंक है, बाकी यहाँ से न्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, राइट? तो अभी तक आपको एज अ होमवर्क है ये 403 तक आप करो। उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। किसी भी चैप्टर को करने का बेनिफिट तभी है जब हम उसके कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद उसके क्वेश्चंस करें।
अब इस पार्टनरशिप में देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, राइट। इस क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन है कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वीक नहीं होगा, तो इसके फर्दर जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो आप करके और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, राइट। इसका पीडीएफ आपके पास अगर है तो बेनिफिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं है तो मुझसे आप कमेंट करके इसका पीडीएफ मांग सकते हो। ये मैंने अपनी ड्राइव में सेव किया हुआ है, क्वेश्चंस का पीडीएफ प्लस जो FA2 का हमारा बुक है, राइट। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।